हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम क्या नाम है ये जो हमारा बायोलॉजी का था चैप्टर नंबर फर्स्ट, आज वो हम देखने वाले हैं। हमारा पहला चैप्टर क्या था? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये कक्षा 12 की क्लास रहेगी हमारी। कक्षा 12 की क्लास रहेगी। कौन सी? बायोलॉजी की, मतलब जीव विज्ञान की। ठीक है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की क्लास रहने वाली है। ये हमारी सिलेबस डिस्कशन हमने कर ही लिया था। ये हमारी आज से पहली क्लास है और इस पहले चैप्टर का नाम क्या है हमारा? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब ये हमारा एक चीज समझिए पहले कि कौन से पुष्पीय पादप में होता है। पुष्पीय पादप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो ये जो पुष्पीय पादप है यहाँ पर जिसकी बात हो रही है, ये कौन सा होगा? आवृत बीजी पादप। कौन सा? आवृत बीजी पादप में। ठीक है, ये कौन सा होगा हमारा? आवृत बीजी पादप। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है ये किसमें होने वाली है? पुष्पीय पादप में। हाँ, किसके बारे में बता रहे थे हम? ये जो पुष्पीय पादप, ये जो लैंगिक जनन होना की प्रक्रिया है, ये लैंगिक जनन कौन से पौधों में होगा? आवृत बीजी पौधों में। अब आप आवृत बीजी पौधों का ये समझ लीजिए कि आवृत बीजी होता क्या है। ठीक है, आवृत बीजी मतलब ये आवृत जो है, मतलब इसका मतलब क्या होता है? आवरण। क्या होता है? आवरण। और ये बीजी का मतलब बीज। ऐसे पुष्प जिसके अंदर बीज होता है और ऊपर से क्या लगा होता है? एक आवरण टाइप का, उसी को क्या कहा जाता है? आवृत बीजी पादप। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप यहाँ से हमारी क्लास का जो नोट है वो यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब पहले आप समझ लीजिए कि पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पादप कितने प्रकार के होते हैं। इसका देखिए हमने पीडीएफ भी बना रखा है आपके लिए। पीडीएफ हमने मोबाइल में बनाया है। ठीक है, उसी से हम देख के पढ़ा रहे हैं। इसको हम मिटाएं। अब देखिए पादप हमारे पास जो है, पादप ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। यहाँ पर लिखिए पादप 1 2 3 4 और ये 5 प्रकार के। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पहला रहेगा, ये दूसरा, फिर तीसरा, चौथा और ये 5वां। अब समझिए पादप में पहला क्या आता है? शैवाल। ठीक है, शैवाल। दूसरा क्या होता है? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट। तीसरा क्या होता है? टेरिडियोफाइट। टेरिडोफाइट। चौथा क्या होता है हमारे पास? अनावृत बीजी। अनावृत बीजी। और लास्ट वाला क्या हो जाता है हमारे पास? आवृत बीजी। आवृत बीजी। अब यही वाला आवृत बीजी है हम जो बताए हैं आपको, यही वाला आवृत बीजी पादप है। अब एक चीज और समझिएगा, इसके गुण देख लीजिए। अगर गुण देखा जाए तो इसमें तना जड़ पत्ती से विभाजित किया जा सकता है। ये इस वाले में यहाँ पे लिख लीजिए, जड़, तना और पत्तियों द्वारा विभाजित। ठीक है, मतलब इसे किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? जड़ अलग रहता है, तना अलग रहता है और पत्तियां अलग रहती हैं। इसी के द्वारा क्या होता है? विभाजित होता है। अगर हम इसमें ये वाला देखें, ब्रायोफाइटा वाला, ठीक है, ब्रायोफाइटा में हमारे पास हो जाता है जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। इन्हें जनन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की। यहाँ पर लिख लीजिए, प्रजनन के लिए, प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जितना शॉर्ट में हम बता रहे हैं इतना शॉर्ट में आपको बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का केवल है और बहुत ही कटा के हम लिखा रहे हैं, मतलब थोड़ा करके लिखवा रहे हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास? ये हमारा जो टेरिडोफाइट है, ये क्या है? एक प्रकार का एक प्रथम स्थलीय पादप है। कौन सा है? प्रथम
स्थलीय पादप, ठीक है। जिसमें जड़, तना, पत्ती और जिसमें जड़, पत्ती, तना, ऊतक ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्या हो जाता है, अनावृत बीज। मतलब इसके ऊपर क्या होता है, कोई भी आवरण नहीं होता। आवरण वाले में हमने अभी क्या समझाया है कि उसमें आवरण पाया जाता है, और अनावृत में क्या हो जाएगा, आवरण नहीं पाया जाता है। यहाँ पर लिख लीजिए कि ये आवरण रहित होता है, मतलब आवरण रहित होता है। देसी शब्दों में अगर कहा जाए तो ये कैसा होता है, नग्न बीज होता है, नग्न बीज होता है। और ये आवरण रहित होता है, ये क्या हो जाएगा, इसमें आवरण पाया जाता है, आवरण होता है, ठीक है। मतलब ये नंगा होता है और ये कपड़ा पहना रहता है, कहने का मतलब है, ठीक है, बायोलॉजी का कहने का मतलब। ये इतना नोट कीजिए आप लोग। फिर आवृत बीज हमने आपको बता ही दिया है। आवृत बीज में एक चीज और नोट कर लीजिए, ये जितना भी फूल होता है वो सब क्या होता है, आवरण बीज, आवृत बीज यहाँ पर देख लीजिए, आवृत बीज पादप होते हैं। मतलब जितने भी आवृत, जितने भी पादप के बारे में आप पढ़ते हैं वो सभी क्या होते हैं, आवृत बीजी पादप होते हैं। अगला अगर देखा जाए तो इनमें कौन सी प्रक्रिया होती है, लैंगिक जनन। यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिएगा, बाइलैंगिक जनन या प्रजनन, ठीक है। इसमें कौन सी क्रिया होती है, लैंगिक प्रजनन। इतना नोट कीजिए। फिर हम पुष्प के भाग के बारे में आते हैं। इतना नोट कर लिए हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। पादप के अंग के बारे में हमारा आते हैं, पढ़ते हैं। पादप के अंग, हेडिंग हमारी क्या रहेगी, पादप के अंग। पार्ट ऑफ फ्लावर, या और क्या कह सकते हैं, पादप के अंग या भाग, ठीक है। अब समझिए, पादप में हमारे पास सबसे नीचे क्या रहता है, पादप का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक सबसे नीचे क्या रहेगा, आवरण, मतलब पुष्पासन, जिसके ऊपर ये जो पादप है ये बैठा रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर क्या रहेगा हमारे पास, ये जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां रहेंगी, ये हो गया। और फिर उसके नीचे ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर क्या होगा, ये जो वो होता है क्या, वर्तिकाल और वर्तिका वाला पार्ट, इसके ऊपर ये रहेगा पुंकेसर, यहाँ पे आके बैठेगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकला रहेगा, दलपुंज। इसको आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। फूल पुष्प का स्ट्रक्चर आपकी बुक में भी होगा, बुक में एकदम क्लियर होगा। यहाँ पे बोर्ड पे डायग्राम है जो है थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा। अब यहाँ पे समझिए एक एक चीज के बारे में। ये जो है ये क्या है हमारा, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक है। और ये वाला हमारे पास क्या हो जाता है, बीजांड। ये यहाँ पे क्या है, बीजांड, लिख लीजिए। इतना नोट कीजिए, दो चीज बीजांड है। ये वाला क्या है, पुष्पासन पार्ट। पुष्पासन मतलब आसन, आसन शब्द आ रहा है इसमें, आपको खुद समझ में आ रहा होगा, जिसपे कोई कोई बैठता है, आसन जिसपे पंडित महाराज जी बैठते नहीं है, आसन वही पुष्पासन है। पुष्पासन हो गया, फिर पुष्पवृत होगा हमारे पास में, क्या आ जाएगा, पुष्पवृत। फिर वर्तिका, यहाँ अंदर क्या रहता है, ये वाला अंडाशय, ये वाला क्या है, पुष्पवृत। ये वाला क्या है, पुंकेसर, ठीक है।
ये वाला हमारा क्या बच जाता है, वर्तिका। वर्तिका, ठीक है, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है। और ये वाला अंडाशय है, ये अंदर वाला जो है, इसके अंदर क्या रहता है, बीजांड। ये वाला जिसपे फूल लगा रहता है उसे क्या कहा जाता है, पुष्पासन। और जो ये निकला रहता है ऐसे, जो डंडी, जो इसे गुलाब पकड़ के देते नहीं है ये, या ऐसे ही इसके ऊपर फूल लगा रहता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, पुष्पासन। ये जो डंडी पकड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, पुष्पवृत्त। इतना क्लियर हो गया। ये सब जो है, चाहे इसे ये भी पुंकेसर है, ये भी वाला पुंकेसर, ये वाला भाग भी, इतना नोट कीजिए। उसके ऊपर ये जो आ जाता है हमारा, ये जो लाइन है, ये क्या है, पुतंतु। क्या है हमारे पास, पुतंतु, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाता है, ये वाला बाह्यदल। ये बाहरी है इसलिए इसे बाह्यदल बोला जाता है, इसे बाह्यदल पुंज भी कहते हैं। और ये जो इसके अंदर वाला पार्ट है, ये यहाँ पे जो होता है, इसे क्या कहते हैं, परागकोश। इसके अंदर पाया क्या जाता है, परागकण पाया जाता है, परागकण, ठीक है, इतना नोट कीजिए। अच्छा, आप यहाँ पर देखिए पुष्प के अंग कितने प्रकार के थे। पुष्प का पूरा स्ट्रक्चर आपके लिए बना के दिए हैं। यहाँ पे इसको मिटा के हम ये लिख रहे हैं कि पुष्प के अंग कौन, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कुछ तो होते हैं आवश्यक अंग और कुछ होते हैं अनावश्यक अंग, मतलब जिसके कारण वो, जैसे मानव शरीर से अगर हृदय हटा दिया जाए तो वो जिंदा रहेगा, नहीं जिंदा रहेगा। इसी प्रकार इसमें भी कुछ, अगर मान लीजिए ये नीचे से इसे काट देते हैं तो ये कुछ दिन के लिए जीवित रहता है। इसी प्रकार ये कुछ अन्य अंग हैं, मतलब कुछ महत्वपूर्ण हैं और कुछ अमहत्वपूर्ण हैं। इसको मिटा रहे हैं, यहीं पे लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे पुष्प के अंग हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक क्या होता है, आवश्यक अंग, आवश्यक अंग, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, दूसरा होता है अनावश्यक अंग, वही जो हमने अभी बताया, अनावश्यक अंग। आवश्यक अंग में ये 2 आ जाता है, अनावश्यक अंग में इसमें भी 3 आ जाता है, ठीक है। इसमें आ जाता है पुमंग और जायांग। आवश्यक अंग क्या है, पुमंग और जायांग। पुमंग का अर्थ क्या है, नर भाग, कौन सा वाला, नर भाग। और ये वाला क्या होता है, मादा भाग। पुष्प में 2 चीज तो होता है, एक नर वाला पार्ट होता है, एक मादा वाला पार्ट। तो ये नर वाला भाग है और ये मादा वाला पार्ट है, दोनों हो गया हमारे पास। यहाँ पर क्या हो जाता है, बाह्यदल, बाह्यदल और दलपुंज, ठीक है। और बस इतना 2 ही लिखिए, 2 बहुत है आपके लिए। अगर इसके आपको कार्य अगर लिखवा दें तो कार्य देखिए आपको क्या लिखना है। महत्वपूर्ण कार्य, यहाँ पर लिख लीजिए कार्य। जैसे कि हमारे हाथ का काम क्या है, खाना खाना और ये खाना बनाना है, लिखना पढ़ना, ये सब किसका काम है, हाथ का काम है, ठीक है। इसी प्रकार पुष्प के भागों का भी काम होता है। तो पुष्प के भाग का क्या काम है, पहला काम क्या है, देखिए दलपुंज का काम क्या है, बाह्य, दलपुंज का कार्य क्या है, ये हरी प्रकार की होती है, हरे रंग की छोटी हरी पत्ती नुमा संरचना, इसके आकार की पत्ती नुमा संरचना होती है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, पुष्प को सुरक्षित रखना। इसका काम क्या होता है, पुष्प को सुरक्षित रखना। अब अगला आ जाइए दलपुंज। दलपुंज का कार्य क्या होता है, दलपुंज, इसका कार्य क्या होता है, वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करना, मतलब जो भंवरे होते हैं। जहाँ पर समझिए पुष्प, अरे वो क्या नाम है,
कीटों को अपनी ओर, अपनी मतलब पुष्प की ओर, पुष्प यहाँ पे लिख लीजिए, पुष्प की ओर आकर्षित करना। क्या करना? आकर्षित करना। ये दोनों चीज आप लोग क्लियर रखिएगा, ये कार्य से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से समझ लीजिए, बाह्य दलपुंज के कार्य क्या है? छोटी हरी पत्तीनुमा संरचना होती है जो पुष्प को सुरक्षा प्रदान करती है। ये याद रखिएगा, सुरक्षित प्रदान मतलब सुरक्षित रखती है। अगला क्या है? दलपुंज क्या है? कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है, मतलब अपनी ओर कैसे? पुष्प की ओर। अब एक चीज और समझ लीजिए, ये दलपुंज पढ़ने में किसका नाम लग रहा है? लड़के का नाम। तो इसका काम क्या करेगा? वो चश्मा लगाएंगे लड़के लोग, हैंडसम दिखाई देंगे, तभी तो लड़कियां उनकी ओर आकर्षित होंगी। इसे यही चीज है कि दलपुंज क्या नाम है? पुष्प, वे कीटों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। अब अगला जाता है हमारे पास पुंकेसर। ये अभी इधर जो लिखवाए थे, पुंकेसर का परिभाषा क्या है? पुंकेसर भी लिख लीजिए। ठीक है, पुंकेसर के कार्य बाद में लिखवाएंगे। ठीक है, ये कौन सा अंग था? हमारा अनावश्यक अंग था। आप पहले आवश्यक अंग के बारे में लिख लीजिए। आवश्यक अंग हमारे पास कौन कौन से हो जाते हैं? पहला क्या था? पुंकेसर। पुंबंग कहो या पुंकेसर कहो। ठीक है, पुंबंग के अंतर्गत पुंकेसर आता है। ठीक है, पुंकेसर का भाग, पुंकेसर का परिभाषा क्या है? तंतु और परागकोश से मिलकर बना होता है। बना किससे होता है? तंतु और परागकोश से मिलकर बना होता है। किससे किससे मिलकर बना होता है? तंतु और परागकोश से। ये जो तंतु था हमारे पास ऐसे बनाए थे, और यहाँ पर एक अंदर वो था परागकोश, उसी दोनों से जब ये मिल जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इस पूरे भाग को, इस पूरे भाग को पुंकेसर कहा जाता है। ये डायग्राम इसे बना लीजिएगा। ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये तंतु है। ये क्या है? वो परागकोश। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। तंतु और परागकोश हो गया। अब इसमें देखिए कितनी पाली है? दो पाली है। एक पाली इधर वाली और एक पाली इधर वाली। एक पाली ये और दूसरी पाली ये। इसकी संरचना कैसे होती है? द्विपालित संरचना होती है। द्विपालित संरचना होती है। एक पाली ये, दूसरी वाली ये, तो क्या हो गया? द्विपालित संरचना। ठीक है, और इसको जब खोल के देखा जाएगा तो प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होंगे? दो कोष्ठ पाए जाएंगे। इसको जब खोलोगे तो ऐसे बनेगा ये। ठीक है, ये वाला संरचना हम कल बताएंगे। एक यहाँ पर ऐसे बनेगा, फिर इसके अंदर क्या नाम है, बहुत सी लेयर्स पाई जाएंगे, वो सब बताएंगे आपको। ये डायग्राम आपको नहीं बनाने, इसको हम कल बनवाएंगे। अब देखिए, एक पाली जब ऐसे खोला जाएगा तो एक पाली में ये दो इधर हो जाएगा, एक पाली में ये दो इधर हो जाएगा। तो कितनी पाली हो गई? एक पाली में कितनी कोष्ठ हो गए? दो कोष्ठ। यहाँ पर लिखिए, प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ पाए जाते हैं। कौन से कोष्ठ पाए जाते हैं? कितने प्रकार के? दो प्रकार के कोष्ठ। ठीक है, और ये दोनों पाली किसके द्वारा जुड़ी होती है? यहाँ पर एक ही लिखिए, दोनों पालियां किससे जुड़ी होती हैं? संयोजी ऊतक द्वारा। संयोजी ऊतक के तरल से जुड़ी होती है। किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? संयोजी ऊतक के तरल से जुड़ी होती है। एक तरल पदार्थ पाया जाता है संयोजी ऊतक नाम का, आपने सुना होगा। इसी से क्या होता है? ये जुड़ा होता है।
अगला हेडिंग डाल लीजिए परागकोश, ठीक है। इसको मिटा दें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, परागकोश हेडिंग हो जाएगा। ये तंत्र हो गया, पुंकेसर हो गया। यहाँ पर ये जो परागकोश है इसके बारे में पढ़ना है, परागकोश। इसमें परागकोश के बारे में अगर आ जाए तो परागकोश के बारे में क्या पढ़ना है, इसमें भी कितनी पाली संरचना है, द्विपालिक संरचना, द्विपालिक संरचना, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या हो जाता है हमारे पास, एक प्रत्येक पाली ये भी किसके द्वारा जुड़ी होती है, संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी। ये भी लिख लीजिएगा, संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है, नोट कर लीजिएगा, संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है। फिर उसके बाद आ जाता है इसमें कितनी संरचनाएं होती हैं, 4 दिशीय संरचना होती है। इसमें 4 दिशीय संरचना होती है, ठीक है। कितने दिशीय, 4 दिशीय। ये जो अभी बनाए थे आपके लिए, ये एक दिशीय या एक ये कौन सी दिशीय होगी, 4 दिशीय संरचना। कितने दिशीय, 4 दिशीय। और ये जो ये संयोजी ऊतक होता है आपको यहीं पे पाया जाता है, ऐसे ऐसे पूरा भरा रहेगा। तो ये कौन सा ऊतक हो गया, ये संयोजी ऊतक है, ये वाला हो गया संयोजी ऊतक हमारा। अब आप इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कल हम आपको पढ़ाएंगे, कल हम क्या नाम है आपको पढ़ाएंगे निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, यहाँ पर कल की हेडिंग डाल लीजिए, निषेचन पूर्व घटना। ये कौन सी क्लास में पढ़ेंगे, तुम्हारो मतलब कल की क्लास में, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया होगा तब भी लाइक कीजिएगा, ठीक है। और यह पूरा आपको नोट्स तैयार कर लेना है धीरे धीरे। और हमारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो है वो क्या नाम है, व्हाट्सएप चैनल लिंक जो मतलब पिन किया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।